नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस विजय गाथा की जिसकी इबारत आज से ठीक 75 साल पहले हमारी जन्नत यानी कि कश्मीर की धरती पर लिखी गई थी। आज ही के दिन हमारी सेना ने कश्मीर की वादी से पाकिस्तान के कबायलियों को खदेड़ दिया था। उस मिशन में हमारी पैदल सेना ने अहम रोल निभाया था और उसी की याद में इस खास मौके को देश में इन्फेंट्री डे यानी कि पैदल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज कश्मीर के बडगाम में आजाद भारत के पहले सैन्य अभियान और जीत के वो ऐतिहासिक पल एक बार फिर से जीवंत हो उठे। इस मौके पर कश्मीर में भारतीय सेना की विमान से लैंडिंग के पलों को भी विमानों के जरिए फिर से दर्शाया गया। ये याद रहे कि ये वही खास मिशन है जिसके तहत कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल में जाने से बचाया गया था। मैं श्रीमान इंद्र महेंद्र राज राजेश्वर महाराजा श्री हरि सिंह जी, जम्मू एंड कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति, जम्मू और कश्मीर का शासक अपने राज्य की संप्रभुता के विलय पर मुहर लगाता हूं। मैं घोषित करता हूं कि मैं इंडिया के गवर्नर जनरल की इच्छा पर इंडिया डोमिनियन में विलय को स्वीकार करता हूं। ये भारत मां के ललाट पर लगे पहले विजय तिलक का समारोह है। यह आजाद हिंदुस्तान की पहली जीत का उत्सव है। यह स्वतंत्र भारत के रणबांकुरों की पहली विजय का जय घोष है। यह उस दौर की याद का उत्सव है जब अपने जाबाजों के प्रताप से भारत के भाल पर कश्मीर नाम का मुकुट सदा के लिए सज गया था। यह उस दिन का जश्न है जब आजाद भारत की सेना ने अपने पहले युद्ध में दुश्मन को देश की सीमा के बाहर खदेड़ दिया था। हिंदुस्तान की सेना ने 75 साल पहले इस शौर्य गाथा को कश्मीर की धरती पर अपने शौर्य की स्याही से लिखा था। 1947 में जब पाकिस्तान की तरफ से आए कबायलियों ने जम्मू कश्मीर की जमीन पर अपनी निगाहें गड़ाई तो हिंदुस्तानी फौज ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हवाई और सड़क मार्ग से बडगाम पहुंची। अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हौसला बनाए रखते हुए हमारी सेना एक एक करके दुश्मनों का वह निपटारा कर रही है। उनके शौर्य और के सामने दुश्मनों की एक एक चालें निस्ताबूद हो रही थी। इस दौरान हमारी सेना के अनेक जाबाज अधिकारी और सिपाहियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। उस जंग की याद में भारतीय सेना हर साल इन्फेंट्री डे मनाती आ रही है। इन्फेंट्री डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना के याद के रूप में मनाया जाता है। आज कश्मीर में भारत की उस पहली जीत का जश्न मनाया गया। आज के ही दिन, ठीक एक दिन बाद जब महाराजा रणजीत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तो उसके ठीक एक दिन बाद यहाँ पर भारतीय फौजें पहली बार उतरी थी और उन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया था कबीलियाई को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फौजी कई सारे मौजूद हैं जो उस रीएनैक्टमेंट में शामिल भी हुए थे। AN-32 एयरक्राफ्ट यहाँ पर लाया गया जिसमें ये सभी फौजी आए थे। बडगाम में हुए इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख मनोज पांडे भी शामिल हुए। पहली विजय की 76वीं वर्षगांठ पर जवानों ने एक बार फिर उसी दौर की तस्वीरें और घटनाक्रम को नाटक के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। उन्नीस 1947 में पाकिस्तान ने कुछ कबायलियों की मदद से जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की साजिश रची। जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला बोल दिया तो हिंदुस्तान ने बिना वक्त गंवाए इस हमले का जवाब देने की रणनीति बनाई। कबायलियों का मुकाबला करने के लिए सिख रेजिमेंट के जवानों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाया गया। सेना के वायुवीरों ने 1947 के उसी वाकये को याद करते हुए श्रीनगर के आसमान पर फ्लाई पास्ट का नजारा पेश किया।
पूरे देश में आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है, जिसे इन्फेंट्री डे के तौर पर भी माना जाता है। इस वक्त हम बडगाम श्रीनगर में मौजूद हैं और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है और इस वक्त यहाँ फ्लाई पास कराए जा रहे हैं और MiG-29 के कई सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पर तरह तरह के पैतरे कर रहे हैं। यहाँ पर डकोटा एयरक्राफ्ट, जो ये डकोटा एयरक्राफ्ट था जो ठीक 75 साल पहले यहाँ पर फौजियों को लेकर लैंड किया था। कश्मीर के अलावा भी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सेना ने अपनी पहली विजय का उत्सव मनाया। 76वें पैदल सेना दिवस के मौके पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली स्थित युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को नमन किया। आज के दिन को मनाने के लिए सेना ने देश की चारों दिशाओं में बाइक रैली के आयोजन की शुरुआत अब से कुछ दिनों पहले ही कर दी थी। इसके तहत उत्तर में जम्मू, दक्षिण में वेलिंगटन, पूर्व में शिलांग और पश्चिम में अहमदाबाद से एक साथ 4 बाइक रैलियों का आयोजन किया गया था। 16 अक्टूबर को शुरू हुई ये रैलियां देश भर की यात्रा करके आज इस खास मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंची थी। क्वीन ऑफ द बैटलफील्ड कही जाने वाली इन्फेंट्री का यह खास दिन हमारे जाबाजों की कोशिश के चलते और भी खास हो गया। बडगाम से अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी पैदल सेना ये शौर्य गाथा वास्तव में कश्मीर की उस कहानी से जुड़ी है जिसकी शुरुआत आजादी के पहले ही हो चुकी थी। बंटवारा हुआ तो पहले दिन से पाकिस्तान के मन में कश्मीर को पाने का ख्वाब पल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ना तो कूटनीति और ना ही रणनीति के स्तर पर भारत के समकक्ष हो सकता था। मोहम्मद अली जिन्ना ने लाख कोशिश की, लेकिन कश्मीर को भारत से अलहदा नहीं कर पाए। से श्रीनगर को बचाने के लिए कश्मीरियों ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। श्रीनगर के लोगों ने बारामूला की खबर सुनते ही अपने हासिल के लिए। आज बडगाम के समारोह में दिखाए गए इस नाट्य मंचन की पटकथा लगभग 1 सदी पहले कश्मीर की जमीन पर लिखी गई थी। इसकी शुरुआत हुई साल 1925 में, जब डोगरा वंश के आखिरी शासक राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर की गद्दी पर बैठे। हरि सिंह एक हिंदू राजा थे, लेकिन उस समय कश्मीर की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। अलग अलग धर्मों को मानने वाले राजा और प्रजा का यह अनोखा समीकरण आने वाले वक्त में कश्मीर की कहानी में एक नया मोड़ लाने वाला था। राजा हरि सिंह को कश्मीर की गद्दी संभाले अभी 22 साल ही हुए थे कि आखिरकार वो वक्त और वो घड़ी आ पहुंची जिसकी राह सारा भारत 2 सदियों से देख रहा था। कश्मीर पर हमला किसने जरूरत की? महाराज, पाकिस्तान ने धोखा दिया हमें। 15 अगस्त 1947 को भारत में अंग्रेजी हुकूमत का सूरज अस्त हुआ और हिंदुस्तान को अपने हक की आजादी हासिल हो गई। सभी की यही राय है कि कश्मीर की बेहतरी और खुशहाली के लिए हिंदुस्तान में शामिल होना ही उचित है। ठीक कह रहे हो तुम। देश की आजादी के समय तक भारत 550 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इन रियासतों के शासकों को यह फैसला करना था कि वे भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, या फिर आजाद रहने का विकल्प भी खुला था। ऐसे में 560 रियासतों ने भारत में विलय का फैसला किया, लेकिन जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने इन दोनों में से किसी के साथ भी जाने का फैसला नहीं किया। तब एक एक कर रियासतों को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने में जुटे लौह पुरुष ये खूब समझते थे कि जम्मू कश्मीर उन चंद रियासतों में से एक था जो भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद था, सो असल फैसला वही होना था। बंटवारे के वक्त तर्क दिया गया कि आसपास के मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे और इस रियासत की लगभग 3/4 आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन महाराजा हिंदू थे। बंटवारे और आजादी के साथ बढ़े हुए सांप्रदायिक तनाव की वजह से हरि सिंह के लिए अपने राज्य को स्पष्ट रूप से मुस्लिम राज्य का हिस्सा बनाना मुश्किल था। वहीं वो भारत का हिस्सा बनने के पक्षधर भी नहीं थे, क्योंकि राजशाही के खात्मे के साथ भारत के आसमान पर लोकतंत्र की लालिमा साफ नजर आ रही थी। आखिरकार 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का प्रस्ताव भेजा। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट विलय पत्र नहीं था, बल्कि इसका मतलब था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जारी स्थिति को बरकरार रखना, यानी कश्मीर की स्थिति जैसी है वैसे ही रहने देना। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत ने इसे नामंजूर करते हुए राजा के प्रतिनिधि को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन कोई प्रतिनिधि नहीं आया।
हरि सिंह के दिमाग में ये जो अंग्रेजी रीजेंट होते थे प्रिंसली स्टेट में, उन्होंने एक चीज बिठाने की कोशिश की कि तुम एक स्विट्जरलैंड जैसा अपना राज अलग बना लोगे। और माउंटबेटन जो हैं एक दिन के लिए कश्मीर गए तक जून 47 के अंदर हरि सिंह को ये कहने कि तुम कोई भी यूनियन में ज्वाइन नहीं करना, हिस्सा नहीं लेना जाकर के। उधर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के महज 12 दिन बाद यानी 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह को एक चेतावनी भरा खत भेजते हुए लिखा, कश्मीर के महाराज के लिए समय आ गया है कि उन्हें अपनी पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने में विफल रहता है तो सबसे गंभीर संकट निश्चित रूप से सामने आएगा। सितंबर का महीना आते आते कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की शिकायतें आने लगी और आखिरकार अक्टूबर में वो हो गया जिसकी चिंता राजा हरि सिंह को एक लंबे वक्त से सता रही थी। भारत में जम्मू और कश्मीर के विलय को लेकर विचार विमर्श चल ही रहा था कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला बोल दिया। बताते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से बड़ी संख्या में कबायली अचानक से जम्मू और कश्मीर में घुस आए। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत से कबायलियों को इकट्ठा करके ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। आधुनिक हथियारों से लैस और पाकिस्तानी सेना के डायरेक्ट कंट्रोल वाले करीब 2000 कबायली बसों के जरिए और पैदल कश्मीर के मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए। पहले हमला सीमांत स्थित नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद पर हुआ। उसके बाद गिलगित स्कार्दू, हाजीपीर दर्रा, पुंछ, रजौरी, झांगर, छम और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हमला हुआ। और उस समय जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे और उनके सामने बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था। महाराजा हरि सिंह के सामने संकट आ गया। शुरुआती इलाकों पर कब्जे के बाद कबायली श्रीनगर की ओर बढ़े जहां महाराजा हरि सिंह मौजूद थे। महाराजा ने शुरू में तो पाकिस्तानी कबायलियों का मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनकी सीमित सेना के बल पर कबायलियों को रोक पाना मुश्किल है। सो 24 अक्टूबर को उन्होंने मदद के लिए भारत का दरवाजा खटखटाया। कबायलियों ने तो जब हमला शुरू किया तो उस समय वहां की जनता ने ही विरोध किया। मैं आपको बताता हूं, मकबूल शेरवानी 19 साल का लड़का था। 2 दिन तक कश्मीर में मोटरसाइकिल के ऊपर ये लड़का जिधर से कबायली आ रहे थे उनके पास जाता था और उनको जाके कहता था कि इधर से मत जाना, भारतीय फोर्सेज आ गए। और वो रुक जाते थे पाकिस्तानी और कबायली। और बाद में जब उनको पता लगा कि ये हमको बहका रहा है, 14 टुकड़े काट के डाल दिए थे उन्होंने मकबूल शेरवानी के। हरि सिंह ने जब ये एक सेक्शन भेज दिया था लिख करके, अपने एडीसी से एक बात कही थी हरि सिंह ने रात को कि कल सवेरे अगर हिंदुस्तानी फौजें आ जाए तो मुझे जगा देना और नहीं आए तो मुझे गोली मार देना। इसके बाद दिल्ली में अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को इंडियन डिफेंस कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन मौजूद थे। बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया कि कश्मीर के भारत में विलय के बिना भारत को सेना नहीं भेजनी चाहिए। उसी दिन डिफेंस कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेक्रेटरी वीपी मेनन को कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए श्रीनगर भेजा। वीपी मेनन को भी गया, कुछ संघ के लोग भी गए थे, कुछ और लोग भी गए थे। उस समय वो लगातार ये चाह रहे थे। वीपी मेनन, देखिए एक बात मत भूलिए, हम लोग वीपी मेनन की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन वीपी मेनन के ऊपर भी कुछ दस्तावेज सामने आए हैं कि कश्मीर को लेके जो वीपी मेनन ने किया, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों एक बड़ी डिबेट खड़ी हो गई थी कि सरदार पटेल ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए। सरदार पटेल ने नहीं कहा था। वीपी मेनन ने एक फॉर्मूला भेजा था इंग्लैंड को, जब 48 दिसंबर के अंदर लियाकत अली और नेहरू की मीटिंग होनी थी लंदन के अंदर। वो रिकॉर्ड आ गया है सारा सामने। उसमें ये कहते हैं अंग्रेजों को, माउंटबेटन को लिखी है वो चिट्ठी कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को कह के ये फॉर्मूला लगवाइए कि जो कश्मीर की वैली है वो पाकिस्तान को दे दी जाए, जो जम्मू और डोगरा इलाके हैं वो हिंदुस्तान को दे दिया जाए और लद्दाख में जनमत कराया जाए। और ये फॉर्मूला मैं अपने मंत्रियों से मनवा लूंगा। इस बीच 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह सुरक्षित ठिकाने की तलाश में श्रीनगर से जम्मू आ गए। लेकिन बीते दिनों के घटनाक्रम ने राजा हरि सिंह को यह यकीन दिला दिया था कि बिना भारत की मदद के वो इस मुश्किल से पार नहीं पा सकेंगे।
जम्मू पहुंचने के बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। छब्बीस और 27 अक्टूबर की रात कश्मीर में कबायलियों के उत्पात की आखिरी रात थी, क्योंकि इसके बाद कश्मीर में जो हुआ उसकी कल्पना ना तो खुद कबायलियों ने की थी और ना ही उनके आका पाकिस्तान ने। उस रोज कश्मीर के राजा ने केवल विलय पत्र पर दस्तखत नहीं किए थे, बल्कि वो पाकिस्तान के मंसूबों की मौत का परवाना था। उसे एक दस्तखत ने पाकिस्तान की आंखों से कश्मीर का ख्वाब हमेशा के लिए उससे छीन लिया। पाकिस्तान आज तक छटपटा रहा है, लेकिन जब कश्मीर को वो हमसे 75 साल पहले के हालातों में नहीं ले सका, तो आज तो हमारी सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। ये वो नामुराद ख्वाब है जिसके पूरा होने की मुराद हमारा पड़ोसी पिछले 75 सालों से मांग रहा है। लेकिन कुछ सपने अधूरा रह जाने के लिए ही देखे जाते हैं, और कश्मीर को हथियाने का यह नापाक ख्वाब भी पाकिस्तान का एक ऐसा ही सपना है। बंटवारे की स्याही सूखने से भी पहले पाकिस्तान ने इस सपने को पूरा करने की पहली कोशिश की थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के भेजे कबायली कत्लो-गारत मचाते हुए कश्मीर के बारामूला में दाखिल हो गए। वतन परस्ती के जोश से लबरेज बारामूला के आम लोग कबायलियों से दो हाथ करने कूद पड़े। घाटी में हमलावर होशियार, हम कश्मीरी है तैयार का नारा गूंज उठा। इधर 27 अक्टूबर की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना के विमान ने पहली सिख रेजिमेंट की बटालियन के साथ उड़ान भरी। भारत के जाबाजों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर के कठोर और धूल भरी हवाई पट्टी पर उतारा गया। फर्स्ट बटालियन जो लैंड की थी, उस समय 1 सिख रेजिमेंट, या जिसको हम हिंदी में बोले 1 सिख पल्टन, वो समय गुड़गांव में थी। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर की शाम को, उसी वक्त भारतीय सेना को हुक्म दिया गया और 1 सिख जो गुड़गांव में लोकेटेड थी उनको मोबिलाइज करके, और दिल्ली एयरपोर्ट से, उस समय श्रीनगर में कोई प्रॉपर एयरपोर्ट नहीं था, वो सिर्फ एक हवाई पट्टी थी, और वहां 1 सिख पूरी पलटन को सुबह 7:30 बजे 27 अक्टूबर को लैंड किया गया। और ये मेरे ख्याल टर्निंग पॉइंट था पूरे इस ऑपरेशंस का। और आज जो कश्मीर हमारे साथ है वो इस पलटन के बदौलत है। जम्मू और कश्मीर को कैप्चर करना, और इसीलिए पूरे हर इलाके में, हर सेक्टर में इन्होंने मल्टी ऑपरेशंस लॉन्च किए थे हर फ्रंट पे। और आपको पता है कि जो मेन लड़ाई शुरू में हुई थी, क्योंकि अगर श्रीनगर एयरफील्ड को हम कैप्चर नहीं करते तो हो सकता है कि आज ये इलाका हमारे पास नहीं होता। भारत के जाबाज कश्मीर की धरती पर कबायलियों का काल बनकर उतरे। कबायली ज्यादा वक्त तक भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। सेना ने सबसे पहले कबायलियों को बडगाम एयरपोर्ट से भगाया और उसके बाद उन्हें कश्मीर के बाकी हिस्सों से भी खदेड़ दिया। यह पाकिस्तान को भविष्य में मिलने वाली शिकस्तों की लंबी फहरिस्त में ये पहली हार है। पश्तून जिनका एक्चुअली इरादा था आजादी लेने का पाकिस्तान से और वापस अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज खैबर पख्तूनवा बोलते हैं, और नीचे बलूचिस्तान, वो वापस अफगानिस्तान में जाता, तो पाकिस्तान सेना ने ये स्ट्रेटेजी चली कि उन्होंने ये लश्कर्स को, जो लश्कर्स मैं बोलता हूँ ये सारे पठान थे, इनको ऑर्गेनाइज करके और हिंदुस्तान में कश्मीर के खिलाफ भेजा। ये बेसिक इनकी स्ट्रेटेजी थी। और जो इनके मेन एक्सेस थे, इन्होंने लश्कर खड़े किए थे, और 6 लश्कर, टोटल 6 लश्कर, जो मैं आपको बोलूंगा तकरीबन एक बटालियन के जैसी थे, इनको लॉन्च किया गया था। मेन एक्सेस था इनका, मेन टास्क मुजफ्फराबाद, उरी, बारामूला से, और कैप्चर करना था इनको श्रीनगर एयरपोर्ट। लेकिन गलतियों से सबक न लेना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। सो पाकिस्तान ने कश्मीर के भारत में विलय को न मानते हुए 1948 में खुले तौर पर कश्मीर में जंग छेड़ते हुए अपनी सेनाएं तैनात कर दी। हमारे पास काफी हद तक इक्विपमेंट नहीं था, खासकर पहाड़ों में
लड़ने के लिए ये स्नो क्लोथिंग जो होती है वो कुछ नहीं था। हमारे जवान उस समय, आप सोच सकती हैं कि इतने ठंडे इलाके में, इतने कठिन इलाके में, और उस जगह हम लोग ने ट्रेनिंग तक नहीं की थी, क्योंकि उस समय वहां पर जम्मू और कश्मीर फोर्सेस डिप्लॉयड थे, जो महाराजा हरि सिंह के थे, जिसमें एक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, वो खुद वहां पर वीर गति प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने भी हमारी मदद की। वो जम्मू और कश्मीर जो वहाँ की लोकल सेना थी, और हमारे बहादुरों ने उनके साथ मिलके, और जो जज्बा था, मेरे ख्याल वो जज्बा इतना सॉलिड था। और ये सारे अगर आप ऑपरेशन देखें, ये टोटली इन्फेंट्री प्रेडोमिनेंट ऑपरेशंस थे। इसके बाद तो भारत ने पाकिस्तान के इरादों को कई बार धूल में मिलाया, लेकिन सही मायने में 27 अक्टूबर 1947 को पहला मौका था जब भारत के रणबांकुरों ने हिंदुस्तान के सिरमौर कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचाया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारतीय सेना का यह पहला फौजी अभियान था जिसे इन्फेंट्री ने अंजाम दिया। इस अभियान में शानदार कामयाबी की याद में भारत हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाता है। चूंकि इस पूरे सैन्य अभियान में सिर्फ पैदल सेना का ही बड़ा योगदान था, इसलिए इस दिन को भारतीय थल सेना के पैदल सैनिकों की बहादुरी और साहस के यादगार दिन के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। तब से लेकर आज तक पैदल सेना हमेशा अग्रिम मोर्चे पर सबसे आगे रहकर देश की रक्षा करती आ रही है। माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी इन्फेंट्री डिवीजन भारत के पास ही है। भारतीय सेना में 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट हैं। सेना में कुल 14,55,550 सक्रिय जवान हैं, जबकि करीब 11,55,000 रिजर्व जवान हैं। भारतीय इन्फेंट्री को ही सबसे पहले सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र हासिल करने का गौरव हुआ। कश्मीर में 1947 से चले आ रहे अभियान में कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन भी शामिल थी। इसकी डी कंपनी की अगुवाई करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तब से अब तक लगातार भारतीय इन्फेंट्री देश की रक्षा में अपनी वीरता का प्रदर्शन करती आ रही है, अपने शौर्य का लोहा मनवाती आ रही है। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे और श्रीनगर से अक्षय डोंगरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनडी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।